तत्वों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है हमारा धातु एवं दूसरा है अधातु। खींच के लंबे वायर बना सकते हो, जैसे 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर। पोटेशियम सबसे क्रियाशील के ना का मग अल जन फी प्रभु है, क्यों HgAgAu। जो अधिक क्रियाशील वो तुरंत कर लेता है, जो कम क्रियाशील वो बहुत धीरे करता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या बनता है, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम ने धनायन बनाया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, ये आयनिक यौगिक है। पहली चीज, सारे के सारे अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना बहुत ज्यादा आसान होता है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो सभी? आए हो बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं पंकज बरासी और आज हम लेकर आ रहे हैं पूरे के पूरे एक चैप्टर को फिर से एक 1 पेज के अंदर। आज के चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। भाई, तत्वों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है हमारा धातु एवं दूसरा है अधातु। धातु ऐसे तत्व हुआ करते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन त्यागा करते हैं, और अधातु ऐसे तत्व हुआ करते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनको मुख्य दो श्रेणियों के आधार पर हम वर्गीकृत करा कर सकते हैं। पहला है हमारे भौतिक गुणधर्म के आधार पर। भौतिक गुणधर्म की बात करें तो धातु ऐसी होती है जिनको हम बोला करते हैं ठोस, है ना। अपवाद है इसका मरकरी, है ना। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव हुआ करती है। दूसरा बात कर ले हम आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या है, ठोक पीट कर तुम इसकी पतली चादर बना सकते हो। तीसरा है तन्यता। तन्यता का मतलब है इनका खींच के लंबे वायर बना सकते हो, जैसे 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर। चौथा है हमारा सोनोरस। भाई, किसी भी ठोस सतह से टकराती है तो ये विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करा करती है। इस गुण को हम बोला करते हैं सोनोरस, मतलब ध्वनियात्मकता। अगले की बात कर ले, चमकदार सतह। चमकदार सतह होने के कारण इनका उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने के लिए। छठवां मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या हुआ करते हैं, उच्च हुआ करते हैं। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे खासे चालक हुआ करते हैं ये। और कठोर, मतलब ये काफी ज्यादा कठोर हुआ करते हैं। लेकिन सोडियम एक ऐसी धातु है जो क्या हुआ करती है, बेसिकली इसको चाकू से काट सकते हैं, मतलब वो नर्म हुआ करती है। तो ये तो हमने भौतिक गुणों के बारे में चर्चा कर ली। अगर मैं बात करूं अधातु के भौतिक गुण की, तो धातु बेसिकली तीनों फेज में पाई जाती है, तीनों अवस्था में पाई जाती है। पहला जो हुआ करता है ठोस। ठोस का एग्जांपल सल्फर ले लो, कार्बन ले लो, ये सब ठोस अवस्था में पाई जाती है। द्रव में एकमात्र धातु जिसका नाम है ब्रोमीन, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। और थर्ड है गैस। गैस का मतलब होता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी कमरे के तापमान पर क्या है, गैस है। तो धातु के भौतिक गुणधर्म में ये तीनों अवस्था पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है नर्म एवं भंगुर। बेसिकली ये काफी ज्यादा बेसिकली क्या होती है, नर्म हुआ करती है, सॉफ्ट हुआ करती है, और भंगुर हुआ करती है। भंगुर का मतलब क्या है, जैसे ही तुम इनके ऊपर हथौड़े से मारोगे तो ये चूर चूर हो जाएगी, है ना। मतलब भाई एक तरीके से इसको हम बोला करते हैं भंगुरता। अगले की बात करते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। धातु क्या हुआ करता था, उच्च हुआ करता था। यह गैर आघातवर्धनीय होती है, मतलब इनको ठोक पीट कर पतली चादर नहीं बना सकते। गैर तन्य होती, खींच के लंबे वायर नहीं बना सकते। ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, कभी धातु अधातु के गुणधर्म तुम लोगों से पूछ ले जाए तो तुम लोगों को आने चाहिए। अगले की तरफ मूव करते हैं। भाई, अगले की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्रियाशीलता श्रेणी, जो हमने कक्षा मतलब पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है। क्रियाशीलता श्रेणी क्या हुआ करती है, तो अगर मैं क्रियाशीलता श्रेणी की बात करूं, है ना, तो धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में हम इस प्रकार व्यवस्थित करा करते हैं, मतलब अवरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करा करते हैं कि जो अधिक क्रियाशील धातु से कम क्रियाशील धातु की तरफ हम उसको श्रेणी को बनाते हैं, है ना, घटते क्रम में रखते हैं। इस प्राप्त श्रेणी को हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं या क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। जैसे कि पोटेशियम सबसे क्रियाशील के ना का मग अल जन फी प्रभु है, क्यों HgAgAu। मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag और Au। अब जब भी हम इनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पता करेंगे ना बेटा, या पढ़ेंगे, तो एक चीज तुम लोग ध्यान से सुन लेना कि भाई जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो तुरंत अभिक्रिया कर लेगी, जो मध्यम क्रियाशील है वो थोड़ी देर से करेगी, और जो सबसे कम क्रियाशील है या तो वो करेगी नहीं या बहुत ही स्लो करेगी। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर मैं बात करूं, अगर सबसे पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है भैया, पहली बात तो धातु की अगर हम बात करें तो धातु ऑक्साइड जो होते हैं कैसे बनते हैं भाई, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनती है। अब बात कर ले हम भाई सोडियम की या फिर पोटेशियम की, तो ये आसानी से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। लेकिन जैसे हम आयरन की बात कर लें या जिंक की बात कर ले तो इनको बहुत तेजी से गर्म करना पड़ता है। और कॉपर के साथ तो ऐसा केस होता है, वो इतनी तेजी से अभिक्रिया नहीं करता, बस अपनी सतह के ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की काली परत का निर्माण कर लेता है। समझ रहे हो, जो अधिक क्रियाशील वो तुरंत कर लेता है, जो कम क्रियाशील वो बहुत धीरे करता है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन अपने क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति का क्वेश्चन पूछा गया और इस बार भी पूछा जाना है। ठीक है, ओबेथर्मी ऑक्साइड क्या हुआ करते हैं, जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर ले। लास्ट लेक्चर में मैंने जिंक का एग्जांपल दिया था, इस बार मैं जिंक के ऑक्साइड का एग्जांपल दिया था, इस बार मैं दे रहा हूं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का। जब देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल बन रहा है, मतलब ये अम्ल से जब अभिक्रिया कर रहा है तो क्षार के भांति कार्य कर रहा है। और जब हमारा जो
हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो किसी क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, किससे का अभिक्रिया कर रहा है, जब क्षार से अभिक्रिया कर रहा है तो अम्ल की भांति कार्य कर रहा है, और यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट और जल का निर्माण हो रहा है। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप सारी चीजें तुम लोगों ने करी होगी, है ना। फोर्थ पॉइंट है, जब भी धातु जल से अभिक्रिया करती है तो वहां तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण होता है या हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अगर ऑक्साइड जल में घुलता है तब हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, नहीं तो ऑक्साइड ही बनता है। जैसे आयरन ने, है ना, भाप के साथ अभिक्रिया करी, है ना, हमारा आयरन ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। वही बात करें, सोडियम ने जल के साथ जब अभिक्रिया करी तो उसका ऑक्साइड बना होगा, लेकिन वो पानी में घुल के अपने हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है, साथ में हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि सोडियम से जब जल की अभिक्रिया होती है तो बहुत ज्यादा विस्फोट के साथ होती है और इतनी ऊष्मा निकलती है कि वहां पर हाइड्रोजन तुरंत प्रज्वलित होकर क्या हो जाती है, विस्फोट कर देती है। पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करी, जिंक सल्फेट एक लवण का निर्माण हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों केसेस में, मतलब लाइक खासकर ये दोनों केसेस में, धातु प्लस जल और धातु प्लस अम्ल, धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। ऐसा नहीं कि कॉपर की अभिक्रिया करके तुम हाइड्रोजन गैस निकाल दो, है ना, इस तरीके की चीजें नहीं होती। चांदी की अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल दो, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उस धातु को, हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, और इसके लिए उसका हाइड्रोजन से क्रियाशील होना अति आवश्यक हो जाता है। तो ये थे रासायनिक गुणधर्म जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया। ठीक है, अगर मैं बात करूं अधातु के रासायनिक गुणधर्म की, है ना, तो अधातु के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। दो प्रकार के होते हैं, या तो एक उदासीन होगा या फिर क्या होगा, अम्लीय। अम्लीय के एग्जांपल ढेर सारे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन उदासीन का एग्जांपल ये बात याद रखना, वो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ अधात्विक ऑक्साइड, जो कि क्या है, उदासीन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आयनिक यौगिक के निर्माण की। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जो बेसिकली धातु एवं अधातु के बीच में बनते हैं। तो ऐसे यौगिक जो धातु अधातु के बीच में बनते हैं और जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। अब यहाँ पर जैसे कैल्शियम में, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 2,8,8,2, या फिर तुम्हें पता ही है इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुआ करते हैं? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है। और वही बात करें क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 2,8,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो यही कारण होता है कि एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें 2 क्लोरीन चाहिए होते हैं ताकि एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को अपने 2 क्लोरीन को दे सके। तो एक कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास गया, एक कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास गया, और इन्होंने कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करा कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर तुम देखते हो कि आयनों का, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या बनता है? आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम ने धनायन बनाया और क्लोरीन ने ऋणायन बनाया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है हमारा कैल्शियम और 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना चाहता था हमारा क्लोरीन। ठीक है, गुण क्या होते हैं भैया इनके? गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। पर सिंपल से एग्जांपल खुद सोच लो ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, ये आयनिक यौगिक है, पहली चीज। अब उसके गुण को सोच लो भाई, उसका तो उसको जब गर्म करते हो तो भाई उसके गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? वो आसानी से नहीं पिघलता। दूसरी चीज के पानी में घुलता है? हाँ बिल्कुल घुलता है। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, भाई जब ठोस अवस्था में नमक होता है तो उसमें कोई विद्युत धारा नहीं बहती, लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालते विद्युत धारा बहने लगती है। तो जलीय अवस्था में विद्युत का संचालन करता है। भंगुरता होती है भाई, जैसे ठोको को पीटोगे तुरंत चूर चूर हो जाता है, तो भंगुर होता है ये। और चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रिस्टलीय संरचना हुआ करती है। क्रिस्टलीय संरचना का मतलब मैं तुम लोगों को बताऊं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ करता है। एक सोडियम फिर क्लोरीन, फिर सोडियम फिर क्लोरीन, फिर सोडियम फिर क्लोरीन, एक है ना व्यवस्थित ढंग से उसके अंदर आयन व्यवस्थित होते हैं, उसको हम क्रिस्टलीय संरचना कहा करते हैं। और जल में विलय होता है, मतलब पानी में घुल जाता है। तो ये चीज भी तुम लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए थी। आ जाओ अगले की तरफ बात करते हैं। अगला आता है हमारा, देखो ध्यान से सुनो, अगले हम बातें करते हैं धातु की प्राप्ति की। तो धातु को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, ये चार्ट को हमेशा याद रखना, मैं तुम लोगों को बताता हूं। देखो क्या होता है कि पृथ्वी पर भूपर्पटी जो होती है, भूपर्पटी में विभिन्न प्रकार के तत्वों के यौगिक पाए जाते हैं, जिनको हम बोला करते हैं खनिज। अब उन खनिज में ऐसे विशिष्ट खनिज जिनके अंदर धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है और उनसे धातु को निकालना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, ऐसे यौगिक को हम बोला करते हैं खनिज। ऐसे खनिज को हम बोला करते हैं अयस्क। तो एक चीज याद रखना कि सारे के सारे अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि हर खनिज से, है ना, हम धातु को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अयस्क क्या है? विशेष प्रकार के खनिज है जिसमें धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है और इनको, है ना, इनको निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। अब अयस्क को सबसे पहले हमने जब भाई धरती से निकाला तो उसके अंदर कई सारी रेत, मिट्टी, बालू हुआ करती है, जिनको हम बोला करते हैं गैंग। तो गैंग को हटाना कहलाता है अयस्क का सांद्रण। जैसे सल्फाइड अयस्क के लिए हम फेनोत्प्लावन विधि का उपयोग करा करते हैं, कई जगह विद्युत चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग करा करते हैं, ढेर सारी मेथड्स होती है। लेकिन अपने साथ अपन इसको भी टारगेट करेंगे।
अयस्क सांद्रण के बाद हमें मिलती है वो धातु, है ना, जिसके अंदर काफी अभी अशुद्धियां हैं। तो वो 3 प्रकार की हो सकती है। पहली क्या हो सकती है? शुद्ध, सॉरी, पहली होती है उच्च क्रियाशील, दूसरी होती है मध्यम क्रियाशील और तीसरी होती है निम्न अभिक्रियाशील। ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील क्या होती है भैया? जिनको, है ना, जिनके अयस्क को अगर तुम पिघली अवस्था में विद्युत अपघटन कर दोगे तो हमें डायरेक्ट धातु मिल जाएगी। जो सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कर दो, सोडियम मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा। याद रखो, कैथोड पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव। तो कैथोड पर ही धातु मिलती है, पॉजिटिव वाली, क्योंकि धातु वो पॉजिटिव होता है, तो वो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर जाती है। धातु हमेशा कहां मिलती है हमें? कैथोड पर। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, क्लोरीन कहां पर मिल जाती है हमें? एनोड पर। मध्यम क्रियाशील धातु की बात कर ले तो मध्यम क्रियाशील धातु 2 तरीके से पाई जाती है। एक तो या तो सल्फाइड अयस्क होगा या फिर कार्बोनेट अयस्क होगा। सल्फाइड अयस्क का जिंक ब्लेंड ले सकते हो, है ना, एग्जांपल, और हमारे कार्बोनेट अयस्क का तुम कैलेमाइन ले सकते हो, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, अब इन दोनों को, है ना, ये हम 2 मेथड का यूज करा करते हैं, एक तो भर्जन और निस्तापन। ऐसा क्यों करा करते हैं? क्योंकि उनको हमें ऑक्साइड में बदलना है। ऑक्साइड में क्यों बदल रहा है? क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो वैसे ही मेरे पास भाई जिंक सल्फाइड था, इसको मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर तुम कर रहे हो तो उसको हम बोला करते हैं भर्जन। ठीक है, और ऑक्सीजन की बहुत लिमिटेड अमाउंट में या फिर बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर, तो उसमें अगर तुम गर्म कर रहे हो तो वो कहलाता है हमारा निस्तापन। ठीक है, दोनों से हमने ऑक्साइड बनाया। ऑक्साइड का, अब भाई ऑक्साइड है, ऑक्साइड से अगर धातु हटानी है तो ऑक्सीजन को हटाना है ना। अगर ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना है तो ऑक्सीजन को हटाना, और ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है? अपचयन। तो अगली चीज हो जाती है अपचयन। ZNO का हमने क्या कर दिया भैया? अपचयन कर दिया, तो हमें धातु मिल गई। अब उस धातु का शोधन करा तो हमें पूरी प्योर स्टेट में धातु मिल जाया करती है। समझ में आया? सबसे पहले मध्यम क्रियाशील धातु 2 प्रकार की होती है, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। दोनों को हमने क्या करा? भर्जन। सल्फाइड अयस्क का हमने भर्जन करा, कार्बोनेट अयस्क का हमने निस्तापन करा, दोनों से हमें ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना था ताकि धातु मिल जाए, तो हमने उसका अपचयन कर दिया। अपचयन के बाद हमने उसका क्या कर दिया? धातु मिली, उसका शोधन कर दिया और हमें धातु प्राप्त हो गई। क्लियर है? बहुत बढ़िया, पिक्चर सेट हो गई। यही चीज याद रखना। ये दोनों चीज मैंने एग्जांपल बता दिया, जिंक का निष्कर्षण बता दिया, एक जिंक ब्लेंड से और एक कैलेमाइन से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं अगली बात, तो अगला होता है हमारा निम्न अभिक्रियाशील धातु, मतलब जो कम अभिक्रियाशील धातु हुआ करती है, जैसे मरकरी हो गई, कॉपर हो गई, हमारा एजी हो गई। इनके साथ कुछ नहीं होता, इनके सल्फाइड अयस्क होते हैं, या तो मुक्त अवस्था में मिल जाती है जैसे गोल्ड जैसे, या फिर सल्फाइड अयस्क में मिला करती है। तो क्या होता है भैया? इन सल्फाइड अयस्क को भर्जन कर दो, भर्जन के बाद हमें धातु मिल जाती है, धातु का परिष्करण करने के बाद हमें शुद्ध धातु मिल जाया करती है। तो ये भी चीज हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए थी भाई। मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील से क्वेश्चन आते हैं, तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए। चलो, अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है संचारण। संचारण क्या होता है? संचारण का मतलब होता है शनय शनय क्षरण, मतलब धीरे धीरे किसी चीज का क्षरण होना, है ना, संस्कृत का एक बात है। फिर वही बात करें, संचारण क्या होती है भाई? धातु के ऊपर आवांशित परत का निर्माण हो जाता और धातु धीरे धीरे क्षरण होना हमारा क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, चांदी का काला पड़ना, या कॉपर के ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना, जिसके कारण उसका हरा पड़ जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं, लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत का निर्माण होता है, जिसे हम जंग कहते हैं। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3.xH2O। याद रखना, x क्या है भाई? निश्चित अणुओं की संख्या है, जल के निश्चित अणुओं की संख्या है। वैसे ही बात करें भाई, जो सिल्वर होता है वो सल्फर, वायु में अवस्थित सल्फर से अभिक्रिया कर Ag2S का निर्माण कर लेता है, जिसको हम बोला करते हैं सिल्वर सल्फाइड, जिसका रंग हुआ करता है काला। कैसा रंग हुआ करता है? काला। तो चांदी का काले पड़ना भी एक संचारण का एग्जाम्पल हो जाता है। कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाना, भाई कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना मतलब कॉपर जो होता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, इन सभी से अभिक्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बन। बेसिक क्या हो गया? बेसिक हो गया हमारा क्या? बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या हो गया बेटा? वो हो गया हमारा लाइक CuOH होल ट्वाइस और फिर CuCO3, है ना। तो मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट एक तरीके से वही हो गया, तो उसको अपन बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहा करते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहा करते हैं। ये रह गया हमारा CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, है ना। ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, अब बेसिकली इसका उपयोग या फिर बोल सकते हैं इसके बचाव क्या क्या है? तो बचाव क्या है? उपयोग की जगह बचाव लिखना। तेल या ग्रीस लगाकर हम इसको बचा सकते हैं, है ना। पेंट लगाकर इसको बचा सकते हैं। गैल्वेनीकरण मतलब लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाने से भी हम इसको बचा सकते हैं, और मिश्र धातु बनाकर भी इसको हम बचा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे पॉइंट्स है ना, बचाव जो है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। मिश्र धातु क्या हुआ करती है? तो मिश्र धातु ऐसे ही हुआ करती है भैया, 2 या 2 से अधिक धातु या धातु एवं धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा करते हैं। जैसे कि हमारा पीतल हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, है ना। इन सभी में बेसिकली पीतल में क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है, और ब्रॉन्ज में होता है कॉपर और टिन, SN मतलब टिन। ये दोनों की दोनों एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हमारे किसके, है ना, मिश्र धातु के। तो ऐसे क्वेश्चंस कई सारे पूछे जा सकते हैं तुम लोगों से बहुत बढ़िया तरीके से। नोट्स को, है ना, तुम योद्धा सीरीज में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। और विदाउट, है ना, विदाउट इस तरीके से, है ना, सारी चीजें मतलब एक बार फिर से देख लो,
देख लिया, बहुत बढ़िया। कई लोग बोल रहे हैं नोट्स नहीं मिल रहा है ना, तो भाई अगर नहीं देख पा रहे हो तो अभी देख लो बहुत बढ़िया तरीके से। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। अगला है कार्बन इसमें एवं उसके यौगिक, बढ़िया तरीके से उस चैप्टर को भी अपन खत्म करेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।